नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, लगभग असंभव है। जब राजनीति की पिच पर विपक्ष टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन की तैयारी कर रहा होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें दिन के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो ये सोच रहे होते हैं कि 5वें दिन कौन सा बैटिंग लाइनअप होगा, कौन सा बॉलिंग अटैक होगा, क्या रणनीति होगी, वो 5वें दिन की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब विपक्ष वो टेस्ट मैच हार जाता है और बार बार हार जाता है, तो वो ये कहता है कि साहब पिच खराब थी, बॉल टेम्परिंग हो गई थी, अंपायर खराब था, जैसा आजकल राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन के लिए कह रहे हैं। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं कि जो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और मास्टर कम्युनिकेटर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सामने आप टिक नहीं पा रहे हैं। वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के सामने टिक पाए, कम से कम राजनीतिक रूप से। और वही होता दिखाई दे रहा है अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में। सबसे पहली बात तो सरकार ने जो धनखड़ वाला फियस्को हुआ, उसे जिस बेहतर तरीके से मैनेज किया, धनखड़ जी को दूसरा सत्यपाल मलिक होने से रोका, वो बहुत बेहतर प्रबंधन है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष उसे भुनाना चाह रहा था, विपक्ष के एक बड़े नेता का भी हाथ है, उन्होंने भी एक तरीके से, खबर आ रही है, नाम बताऊंगा उनका भी आगे, कि खबर तो यहां तक है कि उन्होंने भी नड्डा साहब तक और ये अमित शाह तक ये मुखबिरी कर दी थी कि धनखड़ साहब क्या करने वाले हैं। बहुत लोग तो ये उम्मीद लगाए बैठे थे ना कि धनखड़ साहब के माध्यम से नायडू जी को तोड़ लिया जाएगा और फिर सरकार परेशानी में आ जाएगी। लेकिन विपक्ष में भी कोई भेदी था। खैर, उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उसे मैनेज करने के बाद इस सरकार ने और जो एनडीए है, उन्होंने एक नया कैंडिडेट दिया सीपी राधाकृष्णन जी के तौर पर। दक्षिण का मोदी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह की एग्रेसिवनेस के साथ वो राजनीति करते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में करते थे। और जिस तरह का साफ छवि है, उन्हें दक्षिण का अटल भी कहा जाता है। हर पार्टी से बेहतर संबंध है। दिक्कत क्या है कि डीएमके के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, तो डीएमके भी वोट देने में उसे भी दिक्कत आने वाली है। और ऐसे कैंडिडेट के सामने आपको अपना कैंडिडेट उतारना है, विपक्ष को कैंडिडेट उतारना है, तो कहां से लाया जाए? तो जो नाम सामने निकल कर आया, वो आया बी सुदर्शन रेड्डी का। देखिए, इनके नाम को लाने में पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, पहले अलग अलग कोर्ट में रहे हैं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रहे, फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के में रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट में रहे। तो विपक्ष के पीछे भी काफी माथापच्ची चली कि कौन सा नाम चुना जाए। कांग्रेस अपना नाम देना चाह रही थी, तो ममता बनर्जी ने कहा नहीं नहीं, कांग्रेस का नाम कैसे हो जाएगा साहब, कैंडिडेट विपक्ष का है, कांग्रेस का थोड़ी कैंडिडेट है। क्योंकि उन्हें पता है आने वाले चुनाव में विपक्ष में कांग्रेस रहने वाली है। वो किसी भी स्तर पर पूरे नैरेटिव की इस लड़ाई में कांग्रेस को शेयर नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि 50-50 की बात हो। अभी देखिए, ममता बनर्जी की जो रीजनल पार्टी है और ममता बनर्जी जैसी पार्टी भी किस दूर तक सोचती है, जो कांग्रेस नहीं सोच पा रही है आज के समय में। उसके बाद डीएमके ने कह दिया कि भैया कैंडिडेट दक्षिण का होना चाहिए, वरना मैं वोट नहीं दूंगा, फिर हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमें राधाकृष्णन जी को वोट देना पड़ेगा। अब कांग्रेस फिर कैश 22 सिचुएशन में आ गई, करे तो करे क्या। फिर एक ऐसा नाम लेके आया गया कि ना तो कांग्रेस का है और दक्षिण भारत से है और गैर राजनीतिक है, ये दिखाने के लिए कि भैया हम गैर राजनीतिक व्यक्ति को लाए हैं। एमिनेंट पर्सनैलिटी, जो खड़गे साहब वहां पे उनका नाम अनाउंस कर रहे थे, कह रहे थे बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, बड़ा लंबा करियर रहा है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रहे हैं, फला कोर्ट में रहे, फिर वहां रहे, ऐसे ऐसे पूरा उनका करियर पढ़ा जाता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जो राहुल गांधी पिछले 3-4 साल से सतत रूप से, और पहले काफी समय से, और देखिए पूरा एक डिजाइंड प्रोजेक्ट है। एक फ्रेंच क्रिस्टोफर जेफरलो है, वो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो उसने पूरा का पूरा तैयार करके दिए एक तरीके से टूल किट, कि आप हिंदुत्व की लहर पे नहीं जीत सकते हैं, हिंदुत्व की पिच पर नहीं जीत सकते, जातियों में बांटे लोगों को, तभी वो कास्ट सेंसस, अगड़ा पिछड़ा, रिजर्वेशन, राहुल गांधी ये सब करते हैं। अब सवाल राहुल गांधी से आ रहा है कि भैया तुम ओबीसी की बात करते हो, तुम दलित की बात करते हो, तुम आदिवासी की बात करते हो, तुम मुसलमान की बात करते हो, अब सवाल यह है कि तुम्हारा कैंडिडेट कहां है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रपति जो कैंडिडेट थी एनडीए की तरफ से, द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं। जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे वो ओबीसी से आते थे, जो ये राष्ट्रपति हैं वो ओबीसी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग है। प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं।
तो भैया वो तो बार बार हर जगह जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जिन्हें पिछड़ा माना गया है, मेरे हिसाब से तो कोई अगला पिछड़ा होता नहीं है, लेकिन ठीक है, संवैधानिक रूप से आप सिस्टम के चलाने के रूप में आप मान रहे हैं, तो जिन्हें माना गया वो तो उन्हें हर जगह रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और आप जो नाम लाके आ रहे हैं वो तो कहीं ओबीसी से नहीं आ रहा है। इससे पहले यशवंत सिन्हा आए थे, वो तो कोई ओबीसी से नहीं आते थे, दलित आदिवासी पिछड़े से नहीं आते थे। आपका पिछला कौन सा कैंडिडेट है जो पीछे पिछड़े से आता था, बता दीजिए। राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से जिस व्यक्ति को यह चुना गया है कि ये व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन करेगा हमारा उपराष्ट्रपति के चुनाव में, अभी से विवाद हो गया है। अब सवाल यह है कि कितने विपक्षी जो लोग हैं जो साथ रह पाएंगे इस पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन में। अब पहली बात तो जो ये कैंडिडेट साहब आए हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर बात करेंगे पक्ष विपक्ष में किस तरीके से इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। अब जो ये बी सुदर्शन रेड्डी जी आए हैं, ये सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में थे, फिर इन्हें सोनिया गांधी 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जस्टिस बनाती हैं, फिर 2007 के अंदर ठीक 2 साल बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है। ये साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। जो भी आप काम करेंगे सार्वजनिक जीवन में रहते हुए, उन पे निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो केस की फाइलें थी वो खोलने से मना कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट तो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को भी खोलने से मना कर देता है, ये भी खोलने से मना कर देता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग कोर्ट में लंबित पड़े रहते हैं, यहां तक कि खुल भी नहीं पाते। उनमें से एक केस है ये, और उसमें कौन था? उसमें यही थे बी सुदर्शन रेड्डी साहब, जो आप बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट लाए हैं, इंडिपेंडेंट लाए हैं, गैर राजनीतिक लाए हैं, तो भैया उनके बारे में भी बात होगी। तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया गया। अब क्यों किया गया, अब ये तो जनता बेहतर समझती है, अब शायद उस पर और ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये गोवा के पहले लोकायुक्त बने। जब ये लोकायुक्त बनते हैं और जब इनका स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो उसको बॉयकॉट कर देता है। वो साफ साफ एलिगेशन लगाता है कि जिस हैंकी पैंकी तरीके से इनका नियुक्ति हुई है, भैया हम नहीं बैठ पाएंगे इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में। वो उस कमेटी के मेंबर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और वो नहीं हो पाए। और जनरली ऐसी मर्यादाएं नहीं तोड़ी जाती हैं। उसके बाद गोवा के अंदर एक आयरन ओर का स्कैम आता है, उसमें कुछ कांग्रेसी वगैरह के नाम आते हैं। तो ये साहब कहते हैं कि भैया हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्योंकि भैया उसमें जांच होती, वो फंसते, फिर कांग्रेसी फंसते, तो फिर दिल्ली से पूछा जाता भैया तुम्हें इसलिए थोड़ी भेजा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे वो चुनाव लड़ना है आंध्र प्रदेश में, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा हो जाता है साहब। कोइंसिडेंस है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि आयरन ओर स्कैम आता है और ये इस्तीफा दे देते हैं, कोइंसिडेंस है, आप उसे समझ सकते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है, 3 मेंबर की कमेटी बनती है, 300 पेज की लगभग, वो रिपोर्ट देता है कि आदिवासी कितने, दलित कितने, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब कुछ होता है। तेलंगाना की सरकार कराती है। वो कौन कराता है? वो साहब बीआई साहब कराते हैं। कितने गैर राजनीतिक हैं ये सारी की सारी डिटेलिंग से आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही अराजनीतिक है, कहीं से कोई मतलब नहीं है ना, 10 जनपद से इनकी कोई करीबी है, और वहां से इन्हें ढूंढ के लाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी ने विरोध कर दिया था, अब डीएमके ने साउथ के लिए कहा था। अब विपक्ष की उम्मीद क्या है? विपक्ष की उम्मीद यह है कि जो दक्षिण के नाम पर, क्योंकि ये तेलंगाना से आते हैं, माफ कीजिएगा, ये आंध्रा से आते हैं रेड्डी साहब, तो भैया अब चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू कैसे जाकर किशन रेड्डी जी का, वो माफ कीजिएगा, राधा कृष्णन जी का वोट कर पाएंगे? भैया आंध्रा वाले को छोड़ के तमिल में थोड़ी जाएंगे। अब पूरा का पूरा जो खलियर गैंग है यूट्यूबर्स का, वो लग गया है कि भैया नायडू वोट नहीं करेंगे, सरकार में टूट हो जाएगी, अब तो सरकार गिरनी है बस। ये उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, रेड्डी साहब जीत गए और सरकार गिर गई। यही हो ना, यही पूरा का पूरा चलाया जा रहा है। मेरा उनसे सवाल यह है कि 425 का आंकड़ा, 392 चाहिए। जिसके पास 392 का आंकड़ा होगा वो अपना कैंडिडेट जिता ले जाएगा। एनडीए के पास फिलहाल 425 का आंकड़ा है। वाईएसआरसीपी ने साफ कह दिया कि हम समर्थन करेंगे राधा कृष्णन जी का। भाई दक्षिण से ही आते हैं, स्टेट थोड़ा ऊपर नीचे ही तो है, दक्षिण से ही है, क्या दिक्कत है?
कल ही उन्होंने घोषणा कर दी थी, तो 10 वो और जोड़ लीजिए, कोई बीजेडी 2 4 5 7 और एडजस्ट हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई एश्योरेंस दे दिया जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। यही तो फ्लोर मैनेजमेंट करना है, और वो हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। उसमें से आप नायडू हटा भी लो 17, मैं कह रहा कोई और भी हटा लो 5 7, फिर भी 400 से ऊपर का आंकड़ा रहता है, 410 405 के आसपास का आंकड़ा रहता है, तो कहां दिक्कत है? सवाल अब यह है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कितने लोग विपक्ष में वोट देंगे, क्योंकि डीएमके का बताया मैंने कि जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनके साथ किस तरह की उनकी करीबी है, और सवाल विपक्ष के ही और पार्टियों से भी है। सवाल है समाजवादी पार्टी से, कहां है तुम्हारा पीडीए का नारा, पिछड़ा दलित आदिवासी? कांग्रेस का कैंडिडेट तो ना पिछड़ा है, ना दलित है, ना आदिवासी है, और पूरे देश में आपको कोई ऐसा नहीं मिला जिसको आप सिंबॉलिक तौर पर ही सामने रख देते। पहले नाम चल रहा था, बिहार से ही ले आते। भैया आपको पता है चुनाव हारना है, लेटेस्ट चुनाव अगर कहीं आ रहा है, बिहार में आ रहा है, वहीं से आपको ही ले आते। दशरथ मांझी है जिन्होंने वो रास्ता काट के बनाया था, पूरा का पूरा बात चली कि उनके बेटे को लाया जाएगा, वो नहीं लाए। अरे मैं कह रहा धनखड़ से ही बात कर लेते, धनखड़ को ही ले आते, कुछ मैच तो इंटरेस्टिंग होता, कुछ व्यूअरशिप आती। अब तो डेड एंड है, मना लेते। भैया जयराम रमेश की तो बातचीत होती थी ना, चाय वाय पे, कॉफी वॉफी पे, अरविंद केजरीवाल वगैरह खूब मिलना जुलना होता था, तो उनसे ही कह देते साहब आप ही आ जाओ। खैर लाइटर नोट पे वो तो निश्चित तौर पर नहीं आने थे, स्वास्थ्य कारण है, स्वास्थ्य खराब है उनका। लेकिन जिस तरीके से जो पूरी की पूरी विपक्षी एकता थी, 311 है उनके पास आज आंकड़ा, या आप लिख कर रख लीजिए, इस वीडियो को काट के सेव करके आप रख लीजिए, 311 वोट विपक्ष की तरफ से नहीं पड़ने वाले हैं, विपक्षी एकता में टूट होने वाली है। ये साफ दिखेगा इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और जो राहुल गांधी की लीडरशिप है, जिसमें पूरा का पूरा विपक्ष चलने के लिए भागा जा रहा है, कुछ हैं सेन वॉइस राजनीतिक रूप से, अपनी राजनीति की सुरक्षा के रूप में, जो राहुल गांधी के पीछे नहीं चल रहे लेकिन ज्यादातर चल रहे हैं। आज ही देख लीजिए, जब खड़गे जी बोल रहे थे, पूरा इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो शरद पवार हाथ पकड़ रहा था कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो, फिर इतना रायता फैल जाएगा, संभाल भी नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी का आपको बताया है, अभी समाजवादी पार्टी का स्टैंड खुल के तौर पर नहीं आया है, वहां से भी कुछ ना कुछ होगा। जब उनसे पूछा जाएगा भैया आप ओबीसी को वोट नहीं कर रहे हैं, पिछड़े को वोट नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, कहां सवाल देंगे? और किस तरीके से जो हिट जॉब है, एक तरीके से किस तरीके से प्रोपेगेंडा अनलीश किया जाता है। आप देखिए प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं कि भैया बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत हम उनका वेलकम करते हैं, और एनडीए का जो कैंडिडेट है इज नथिंग बट अ बुटलीकर। इस तरीके की शब्दावली ऑलरेडी बोल। आप ये बताइए कि उस व्यक्ति ने क्या गलत किया, कहां उसकी खामियां रही, प्रोस एंड कॉन्स बताइए। लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, यही वो पक्ष है जो कल ज्ञानेश्वर, जो ज्ञानेश जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हें गद्दार तक कहा गया, उनके परिवार की फोटो लीक कर दी गई। किस तरीके से हिट जॉब होता है ये समझिए, उनकी बेटी की, दामाद की फला यहां पोस्टेड है, वो यहां पोस्टेड है, वो यहां पोस्टेड है, और ऐसे ऐसे ये सब मिला है, ये होता है। और इन्हीं के, और पक्का ध्यान रखिएगा, विपक्ष के अंदर भगदड़ मचनी है इस नाम के ऊपर, एक हाथ तो टूटेगा। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कहते हैं कि भैया हम तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, ब्राह्मण इसमें घुसे रहे और ओबीसी साथ छोड़ के भाग गया। राहुल जी आपके पास पूर्ण मौका है, कांग्रेस एक ओबीसी उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए वोट करे, अभी भी देर नहीं हुई है, जाइए वोट करिए, क्या दिक्कत है? भूल सुधार का मौका दिया जाता है हर जगह, जाइए उपराष्ट्रपति को वोट कीजिए, जो मोदी जी का ओबीसी कैंडिडेट है। लेकिन राहुल गांधी करेंगे? नहीं करेंगे। खैर इस पे जो भी जानकारी सामने आएगी, क्योंकि किस तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, विपक्ष रुका हुआ था कि भैया सत्ता पक्ष की तरफ से आए तो हम कुछ करें। मेरे हिसाब से विपक्ष इसे इंटरेस्टिंग बना सकता था, लेकिन वो हाफ हार्टेड जो प्रयास है, आपको एक सेंट्रल नोडल पॉइंट होना पड़ेगा। बीजेपी में कौन है? नरेंद्र मोदी है, उसी के आसपास सब कुछ घूमता है, वो फाइनल कॉल लेते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, या जब पहले यूपीए बना हुआ था, तो सोनिया गांधी थी वो टावरिंग फिगर, कि विपक्ष थोड़ा इधर उधर होता था, सब कुछ होता था, लेकिन सोनिया गांधी ने एक बार मना लिया तो मान भी जाता था। लेकिन वो कैपेबिलिटी अब कांग्रेस की लीडरशिप में नहीं है, इसलिए आपको टूट
निश्चित तौर पर हर मुद्दे पर दिखाई देगी। और किस तरीके से झूठ और की फैक्ट्री कांग्रेस की चलती है वो तो आज पूरे दिन से पता ही लग रहा है। खैर उस पर अलग बात होगी। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताना भूल गया धनखड़ साहब के बारे में कि एक विपक्षी नेता है जिसने कहा जा रहा है, अब क्योंकि चर्चाएं गर्म है पुष्टि नहीं करूंगा लेकिन चर्चाएं हैं कि धनखड़ साहब एक विपक्षी नेता से मिले थे 2 दिन पहले, उसकी फोटो बहुत वायरल हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता के लिए होमवर्क है। और वो नेताजी ने जाकर ये जानकारी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को बता दी कि धनखड़ जी के मन में तो कुछ चल रहा है, क्योंकि उन नेताजी के ऊपर इतने सारे केस हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी को मैं जानकारी दे दूं, थोड़ा सा टाइम बाय कर लूं, गुड बुक्स में आ जाऊं। खबर यह है कि उन्होंने भी धनखड़ जी को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाई है। और एक और छोटा सा हिंट दे देता हूं, वो जनाब राज्यसभा जाना चाहते हैं और अपने ऊपर जो लगे केस हैं उन्हें हटवाना चाहते हैं। तो कहा ही जा रहा है कि उनकी तरफ से भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ, वाया 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 किसी के, उन्होंने वो जानकारी पहुंचाई। नायडू जी से तो संपर्क हो ही रहा था, तो नायडू जी ने भी बताया होगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे कोई कुछ बताना चाह रहा है और वहां से जानकारी आई है। कहा जा रहा है विपक्षी खेमे से भी एक जनाब हैं, उन्होंने भी जानकारी पहुंचा दी थी। तब जाकर जब मल्टीपल सोर्सेज से चेक हुआ और कंफर्म हो गया कि धनखड़ साहब की तरफ से क्या चल रहा है। और कहा आज प्रधानमंत्री ने कहा, जब इंट्रोडक्शन मीटिंग हुई एनडीए के कैंडिडेट की सभी एनडीए के नेताओं से, कि राजनीति में दखल नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो आप समझिए कि चीजें कितनी गंभीर थी। स्वास्थ्य का जो हवाला दिया जा रहा है, आज प्रधानमंत्री ने भी इनडायरेक्टली बता दिया कि राजनीतिक स्वास्थ्य खराब था कि शारीरिक स्वास्थ्य खराब था। इसलिए जो भी है, जो कैंडिडेट आया है जीतना निश्चित है, लेकिन मेरा ये मानना था एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विपक्ष एक बेहतर कैंडिडेट लाकर मैच इंटरेस्टिंग बना सकता था। लेकिन जब विपक्ष तैयार ही नहीं है मैदान में उतरने के लिए, तो भैया दूसरा पक्ष क्या करे, वो तो फिर फ्री हिट पे फ्री हिट और छक्के ही छक्के चलेंगे, और वही होता दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।